हाय गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम में जो पीजीटी इतिहास का एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर आपकी सेकंड यूनिट है ये। हैंड राइटिंग नोट्स हैं, 2-3 बुक से बनाए हैं। आपको भी बेनिफिट होने वाला है। आप मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं। पसंद आए तो आप लाइक कीजिए। चलो पढ़ते हैं। अब देखो, महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कैसे महाजनपद काल उभरे, कैसे इन्होंने ग्रोथ की और इनसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध कैसे बना, ये सब हमें पढ़ना है। और हम जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी फैक्ट क्लियर होंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अंधेरे में रहोगे। तो आप है ना, कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कीजिए और फिर आप ऑप्शन में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। चलो गाइज, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए तो हम पढ़ते हैं महाजनपद काल और मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ था। तो महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हमें कैसे पता चलता है? जब इतिहासकारों ने ये इतिहास देखा है तो उसी के आधार पर साक्ष्य बनाए जाते हैं। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दो ग्रंथ हैं। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ का और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ का ग्रंथ है। और इनसे हमें पता चलता है कि महाजनपद 16 थे। बौद्ध काल में भी 10 महाजनपदों के साक्ष्य मिलते हैं भाई। जो बौद्ध काल मतलब बौद्ध काल में भी 10 का तो अच्छे से उल्लेख कर रखा है। बाकी 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ से हमें मिलता है। ये भी पूछ लेते हैं, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र क्या है? जैन ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। अब देखो नोट, महाजनपदों से पहले जनपद थे। देखो भाई, वही बात है, छोटे शहर से बड़े शहर निर्मित होते हैं। भाई आज छोटी सिटी है, कल बड़ी सिटी बन गई, बनती हैं। जैसे हम अपने आसपास ही देख लो कितना अच्छा डेवलप हो रहा है। इसी तरह महाजनपद भी पहले गांव, कबीला, गांव, जनपद ऐसे थे पहले। जैसे जन से पहले कबीला, जनपद और महाजनपद यानी कि महानगर बन गई आज। तो 16 महानगर समझ लो, 16 महाजनपद थे। यानी जन के बनने की जगह उन्हीं व्यक्तियों में कालांतर में महाजनपदों का उदय माना जाता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खोज की है। जैसे दिल्ली में जो पुराना किला है वो एक जनपद हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर का एरिया है, वो भी जनपद हुआ करता था। और एटा के पास अंतरजी खेड़ा, ये भी एक जनपद था। और जो बाद में महाजनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये छोटे छोटे जनपद, कई जनपद मिलके एक जनपद का निर्माण कर देते थे। जैसे वज्जीसंघ में 8 जनपद थे छोटे छोटे, और फिर एक महाजनपद वज्जीसंघ को बना दिया। चलो आगे पढ़ते हैं। वो जनपद काल में चित्रित दूसर पात्रों का निर्माण होता था। आमतौर पर सरल रेखाएं होती थी। देखो भाई, जब छोटे शहर हैं तो वो थोड़ा कम डेवलप होते हैं, तो वो अपना सीधा साधारण, उनके पास उतनी पॉसिबल चीज़ें नहीं होती हैं। और बाद में जब वो बड़े बन जाते हैं, जब ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल कर लेते हैं, हर तरह से नई नई तकनीकें खोज लेते हैं, तो वो अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह इसके साथ भी हुआ। जनपद काल में तो चित्रित दूसर पात्र या चित्रित दूसर मृद भांड भी बोल देते हैं थे। लेकिन जब महाजनपद काल यानी कि महानगर जब बन गए, जैसे भाई आज एक छोटा टाउन लगा लो और एक मुंबई लगा लो, तो अंतर है भाई रहन सहन में। उसी तरह उनमें क्या था खूबी, महाजनपदों में चिकने चित्रित दूसर पात्र बनने लगे थे। क्योंकि उस आज के टाइम में देख लो, एक जनसाधारण को लगा लो, एक थोड़ी सी भाई डेवलप कर गया, उसके घर के जो क्रॉकरी है वो ज़्यादा ही चिकनी विकनी अच्छी मिलेगी, एग्जाम्पल समझ लो। तो ऐसे ही इनमें था, जनपद से महाजनपद बने तो और रंगीले चमकीले, मतलब चमकीले चित्रित दूसर बांड आ गए। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब है, ये रटने से नहीं है, हिस्ट्री आती। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाते अब कि ऑप्शन मिल गया और एक ऑप्शन में टिक लगा दिया। आजकल ऐसे समीकरण तैयार कर देते हैं एग्जामिनर की, उनमें पजल कर देते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना तो बिल्कुल आप पजल नहीं होगे। अब आ जाओ महाजनपदों पर। ये महाजनपद क्या चीज़ थी? देखो,
वही बात थी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते कई जनपद महत्वपूर्ण हो गए थे भाई, छोटे शहर बड़े बन गए थे। इतिहासकारों का मानना है कि बाहरी राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए इन जनपदों के किलों का निर्माण किया जाने लगा भाई, इनमें सरदार बनने लगे। कहने का मतलब है कि इनमें प्रभुत्व उभरने लगा, इनमें राजा बन गए, ये किलों का निर्माण करने लगे भाई। फिर उसके अंदर क्या था, दूसरों से दूसरे जो राजा थे साइड वाले लगा लो, दूसरे महाजनपद के लगा लो या दूसरे जनपद के लगा लो भाई, उनसे बचने के लिए इन्होंने किलों का निर्माण शुरू कर दिया। अपनी सुरक्षा के लिए किलेबंदी शुरू कर दी महाजनपदों ने। राजधानी के चारों तरफ विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी करने लगे। अपनी शक्ति और समृद्धि का भी प्रदर्शन करने लगे। ये तो होता ही आया है आज भी, जो शक्तिशाली है वो अपना चाहे घमंड करके दिखाओ चाहे वैसे दिखाओ, ये तो पहले भी था। जब थोड़ा सा दो चार बंदे जिसके पास खड़े होने लग जाते हैं तो पता नहीं हुआ कि हाँ मैं तो अच्छा तगड़ा गुंडा बन गया, इसी टाइप के राजा बन गए। चलो नेक्स्ट पढ़ो, महाजनपदों की विशेषताएं। महाजनपदों में क्या विशेषताएं थी, देखो भाई, ये मगध के बारे में है, ये नियमित सेना रखते थे। और भी मतलब इनकी विशेषताएं थी, नियमित सेना एक दूसरे को देख दाख के रखने लगे थे और उनको वेतन भी दिया जाता था। आहत सिक्कों में, मतलब आहत सिक्कों से सेना का भुगतान किया जाने लगा। आहत सिक्के कौन सी बीमारी भाई, आहत सिक्के थे, मतलब आहत करना, किसी को परेशान करना, ऐसे ही एक धातु का टुकड़ा लिया जाता था और उस पर कोई भी ठप्पा लगा देते थे, वो आहत सिक्के बन जाते थे। चांदी के बने थे शुरू में तो। आहत सिक्कों में क्या था, जैसे आहत सिक्कों में कोई चक्कर का, पहिए का या फिर मच्छी का ये निशान होते थे और ठप्पा लगा दिया जाता था। एक जैसा नहीं, जैसे आज रुपया बनता है इस टाइप से एक जैसा कोई निशान नहीं होता था। आहत मतलब कोई भी उस पर ठप्पा लगा दिया करता गोल गोल करके कि भाई ये, और बिल्कुल गोलाई पर भी नहीं होते थे। नियमित कर वसूलने लगे, परंतु कर ज़्यादा कष्टदायी तो नहीं थे। फसलों पर लगाया कर सबसे महत्वपूर्ण था, 1/6 हिस्सा निर्धारित किया गया था। कारीगरों पर भी कर लगाए जाते थे। महीने में एक दिन राजा के लिए एक कारीगर ने काम करना होता था, जैसे शिल्पी वगैरह होते थे, कुछ बुनकर होते थे, तो वो एक दिन राजा के लिए काम करते थे। इस तरह से कर निर्धारित कर रखे थे। पशुपालकों को भी जानवरों का उत्पाद से कर देना पड़ता था, या तो जानवर देने पड़ते हैं या फिर घी देते थे, इस टाइप से वो अपना कर चुकाते थे। व्यापारियों को भी खाना, व्यापारी और खानाबदोश भी निर्धारित कर चुकाते थे। कहने का मतलब है कि भाई कर व्यवस्था थी, कर चुकाना पड़ता था, हर किसी को कर चुकाना पड़ता था। इतिहासकार छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा देते हैं। ये तो हम पहले पढ़ चुके थे ना कि द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा देते हैं, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेते हैं। पहला नगरीकरण, सॉरी, पहला नगरीकरण कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता को पहला नगरीकरण की संज्ञा दी है हमारे इतिहासकारों ने। और सेकंड की क्या है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व द्वितीय नगरीकरण, इसी काल को माना जाता है महाजनपद काल को। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे चलते हैं। क्योंकि महाजनपदों में उत्तरी चमकीले मृद भांड, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके, उत्तरी चमकीले मृद भांड आ गए थे और उस टाइम नगरीकरण बढ़ गया था और लोहे की भी खोज कर ली थी। तो लोहे की तो पहले कर ली थी, लेकिन लोहे का इस्तेमाल अच्छे से करना आ गया था कृषि में। और जैसे आगे पढ़ते हैं, हल्के जो हल्का फाल होता था वो पहले लकड़ी का बनता था, उससे इतने अच्छे से जुताई नहीं करी जाती थी। और बाद में जब लोहे का फाल बन गया तो ज़मीन को फाड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, किसानों के लिए भी ठीक हो गया, उपज भी बढ़ गई और आसानी से सब काम होने लगे लोहे से। और इसी काल में आहत सिक्के निर्मित होने शुरू हो गए, यानी कि लोग डेवलप हो रहे थे। नगरीकरण हुआ है तो लोग डेवलप भी हुए हैं। सॉरी। कृषि में परिवर्तन, अब कृषि में परिवर्तन भी पूछ लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने से मतलब है, आप ये सोचोगे ना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो आप अंधेरे में हो। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आपको समझ होने चाहिए कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। आप कितनी मोटी तगड़ी लंबी बुक पढ़ लो, जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे ना अंदर से, इतना नहीं हो पाएगा। मैं इसी मोटी मोटी बात बता रही हूँ, ये बहुत बेनिफिट है, जो आपको मोटी मोटी बातों से ही आप छोटे क्वेश्चन निकाल सकते हो। देखो, कृषि में परिवर्तन, हल्के फाल लोहे के बनने लगे। देखो हिस्ट्री को कभी रटो मत,
हल के फाल लोहे के बनने लगे, कठोर भूमि को जोतना आसान हो गया, धान के पौधों का रोपण शुरू हुआ। पहले क्या करते थे, धान को छिड़क देते थे, लोगों को तकनीकी पता नहीं था। अब लोहा आ गया तो लोगों का दिमाग भी चला, लोहे से आसानी हो गई। अब उसमें पौध लगानी शुरू हो गई। जब वो आज भी जैसे पौध लगाते हैं ना धान की, वैसे ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुई थी। पैदावार अपने आप ज़्यादा होने लगी। और फिर मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ था, मगध का भी ऐसे ही मानो कि ये एरिया है जो मगध का आज पाटलिपुत्र एरिया है, ये आज के ज़माने में नेता लोगों ने इसको गरीब कर रखा है। उस टाइम बहुत धनाढ़ था। क्यों था, यहाँ पर तांबे की खानें थी, यहाँ पर लोहे की खानें थी, यहाँ पर हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। हाथियों की संख्या होने से आप पूछोगे कि क्या उससे धनाढ़ कैसे हो जाते हैं। उससे धनाढ़ हाथियों की संख्या ज़्यादा होने से क्या हो गया कि सेना बढ़ाई राजा लोगों ने, जैसे बिंबिसार ने, फिर अजातशत्रु आगे पढ़ेंगे, जैसे वहाँ के कबीले जो भी मतलब राजा थे, वे सब क्या करते थे, हाथियों की संख्या, भाई हाथी जंगल में मिल रहे हैं, आपको कहीं से लाने ले जाने नहीं है, और आपने भारी भरकम सेना में रख लिए, तैयार कर लिए, आप वहाँ से लड़ाई कर रहे हो, आपके लिए ठीक है। अच्छी लकड़ी थी, लकड़ी का आपस में व्यापार विनिमय भी होता था, और लकड़ी से अच्छे रथ बनाए जाते थे, सॉलिड नक्काशीदार चीज़ें, ऐसे जैसे अच्छे से लकड़ी रथों में प्रयोग की जाती थी, तो लड़ाई के लिए सही था। अब पूछोगे लोहे से तो बता दिया, खेती के अंदर एकदम बहुत अच्छी पैदावार होने लगी। और फिर पूछोगे वो धनाढ़ इन चीज़ों से कैसे, जब इतनी चीज़ें मिल गई तो काम भी तो हो गया लोगों के पास, यानी कि बेरोजगारी नहीं थी सबसे बड़ी चीज़। हमेशा बेरोजगारी परेशान करती है राजा को। तो इतने सारे काम थे, लकड़ी का काम भी कर रहे हैं, हाथी भी पकड़ रहे हैं, लोहे की खानें, लोहा भी निकाल रहे हैं, हाथ सिक्के भी बना रहे हैं, खेती भी अच्छी हो रही है। खेती क्यों अच्छी होती थी, वहाँ पे गंगा, सोन, गंडक, ये नदियों का पानी आता था, गाद बहकर लाती थी, उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी। तो इससे मगध उत्कर्ष में मतलब सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर गया, सबसे ज़्यादा मतलब, और महाजनपद थे उनसे ज़्यादा ग्रोथ कर गया। और फिर एक योग्य शासक भी थे। और एक कारण और भी था, ये जल्दी से किसी धर्म के चक्कर में नहीं पड़े ये राजा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आप क्लियर कर लो। ये बाद में तो चलो इन्होंने, किसी ने बौद्ध माना, उसके बाद में जैसे मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया, इस तरह से साक्ष्य मिलते हैं और पढ़ते भी हैं, और इनसे क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन ये जल्दी से और महाजनपदों की तरह धर्म के चक्कर में नहीं पड़े, भाई जैसे चलता आ रहा है, जैसे ठीक है सब, इस टाइप से ये लोग ग्रोथ कर गए। अब आगे पढ़ते हैं। बाकी एरिया ये धनाढ़ था, ये बता दिया कि इस एरिया में हर चीज़ मौजूद थी जो उस समय और महाजनपदों में इतनी नहीं थी, इतने सक्षम नहीं थे वो। चलो अब आगे देखो। मजदूरी, दास दासी प्रथा थी, जो खेतों में भी काम करते थे। देखो भाई, दास दासी प्रथा तो जहाँ राजा प्रजा शहर हो ही गई ना, तो ये लगभग हर जगह ही मिलती थी। भूमिहीन किसान भी मजदूरी करते थे, भाई भूमि नहीं है तो किसान मजदूरी काम मिल जाता था। अब महाजनपदों का शासन देखो भाई, महाजनपद 16 थे। किससे पता चला हमें, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। भगवती सूत्र हैं जैन ग्रंथ, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ। अब इसमें ये भी अब इसमें ये भी पता चलता है कि महाजनपदों का शासन राजतंत्र और गणतंत्र थे। ठीक है, राजतंत्र भी थे, गणतंत्र भी। राजतंत्र तो वही जो राजा, राजा का बेटा राजकुमार, वो फिर बाप मरने के बाद वो राजा, फिर उसका पोता राजा, ये तो पता ही है, अध्यक्ष भी राजा होता था। इसमें क्या था, राजतंत्र में अपने भारत में उस समय महाजनपदों में ब्राह्मण प्रभावी थे। भाई अपने ब्राह्मण पढ़ा है कौन, इसके ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वो उस समय भाई मेन एक कास्ट लगा लो, या मेन एक चीज़ लगा लो, वो बहुत प्रभावी थे, उन लोगों को काफ़ी बड़ा दर्जा दिया जाता था। अभी गणतंत्र में क्या था, ब्राह्मण प्रभावी नहीं थे। गणतंत्र तो आज के लोकतांत्रिक ही ढांचा था कि उसमें एक संघ होता था, एक मुखिया चुन लेते थे, इस तरह से वे शासन करते थे। उसमें गणतंत्र थे चार, चार महाजनपद थे। एक तो वज्जी,
जिसके 8 समूह थे, मतलब 8 जनपद थे, 8 समूह भी बोल देते हैं। उनसे एक महाजनपद बना हुआ था वज्जी। महावीर स्वामी जो जैन तीर्थंकर है, महावीर स्वामी वज्जी संघ के राजकुमार थे। और एक कंबोज था जो भारत के बाहर है। कंबोज की सीमा आज के दिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया है। और एक है कुरु, जो महाभारत काल में कुरु का जिक्र सुना था, जिसमें ये पांडव थे, ये कुरु से ही, कौरव पांडव कुरु से ही संबंध रखते थे। और यहाँ ब्राह्मणों का अलग से जगह नहीं थी किसमें, यह है भाई गणतंत्र, जो भी ये गणतंत्र थे ना, इनमें ब्राह्मण प्रभावी नहीं थे। चलो अब पढ़ते हैं। इनका ये था कि ये वंशागुप्त नहीं थे, और ये वंश के आधार पे चलते थे राजतंत्र। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, एक बार ये भी क्लियर कर लो कि वर्तमान भारत में ये 16 महाजनपद आज कहाँ हैं, मतलब कौन सी जगह पे थे। अभी तो नाम चेंज हो गए इनके, तो फिर भी आप जब पढ़ रहे हैं तो इंडिया के मैप में जाना, आपको जल्दी समझ आएगा। अब देखो, बिहार में हैं 3, मगध, अंग और वज्जी। आज के बिहार में 3 महाजनपद थे। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह है। वर्तमान जो आज का क्षेत्र है पटना और गया, और सबसे शक्तिशाली था ये मगध, सबसे शक्तिशाली, इतना याद रखो। क्यों था? इसके पास हाथी थे, औरों से ज़्यादा लोहा था, इसके पास तांबे की खानें थी, इनके पास अच्छी किस्म की लकड़ी थी, इनके पास में जो ये गंगा नदी थी अच्छी गाद बहकर लाती थी, इनकी खेती उपजाऊ थी। सब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाथी थे, लकड़ी थी, और धान भी अच्छी होती थी औरों की बजाय। अब आगे देखो, ये देखो ऊपर देखो, 3 है मगध, अंग और वज्जी। अंग है आज की चंपा, भागलपुर का एरिया। वज्जी है वैशाली, ये तिरहुत क्षेत्र बोलते हैं। पहला गणतंत्र भी यही था, वज्जी। अब देखो, ये 3 तो हमने पढ़ लिए बिहार में। अब नीचे 8 हैं यूपी के। काशी, आज का वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती या साकेत, मल कुशीनगर, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र और सूरसेन, मथुरा, चेदी, सुक्तिमती या सोतवती। अब ये देखो, मल है, ये देवरिया का एरिया है, और यहीं पे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। समझे ना? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? जब बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु का 8वां वर्ष चला हुआ था शासन का, उस समय बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी कि बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी। अब ये समझ में आए ना? देखो, 3 तो हैं बिहार में, मगध, अंग और वज्जी। इनकी राजधानी भी इम्पोर्टेंट है, मगध राजगृह, अंग चंपा और वज्जी वैशाली। अब 8 हैं यूपी के, काशी, कौशल, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, सुरसेन, चेदी। क्योंकि पूछ लेते हैं तो ये देखने बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वर्तमान भारत में ये फलाना दिखड़ा कौन सा महाजनपद कहाँ है, पजल करने के लिए, तो ये देखना जरूरी है। अब आ जाओ अवंती है उज्जैन। ये वही अवंती है भाई जो अवंतिका थी महिष्मती, जिसकी राजधानी थी उज्जैन, और महिष्मती इसकी 2 राजधानियाँ थी। ठीक है। और यहाँ का राजा प्रदोत, जो बिंबिसार का दोस्त हुआ करता था, और वो बीमार हो गया, तो बिंबिसार ने उसको ठीक करने के लिए जीवक को भेजा था। पीलिया हो गया था उसको, और जीवक को भेजा था। अब देखो आगे देखो, मत्स्य कहाँ पे है? राजस्थान में, और वर्तमान जयपुर है, और इसकी राजधानी होती थी विराटनगर। ये वही विराटनगर है जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास काटा था। अब नीचे आ जाओ, 14 नंबर पर अस्मक, जिसकी राजधानी है पोतन पोटली, और ये वर्तमान आंध्र प्रदेश का एरिया है, और एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद है। इसकी राजधानी देखो अस्मक, और इसकी राजधानी क्या है? पोतन या पोटली भी बोलते हैं। और एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद है, पूछ लेते हैं, याद करो। कंबोज है आज का कंबोज है जो आज के भारत से बाहर है। जो वर्तमान भारत का एरिया है उससे कंबोज और गांधार दोनों ही बाहर हैं। कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक।
दो नाम है इसके, राजपुर या हाटक कम्बोज की राजधानी, और आज का क्षेत्र है पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, क्योंकि बाउंड्री बाद में खींची है, कुछ एरिया पाकिस्तान में है, कुछ अफगानिस्तान में है। तो आप ऐसे याद रखो कि ये भारत से बाहर है और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। और फिर गांधार, ये वही गांधार है जिसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय होता था, और इनके कुलपति या उनके इनमें जो टीचर थे वो चाणक्य थे, और स्टूडेंट कौन थे? स्टूडेंट थे चंद्रगुप्त मौर्य। जो एक इतना बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास फिर मौर्य साम्राज्य का होता है, यहीं से कहानी होती है शुरू। चलो आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखना जरूर। अब ये है महाजनपद, और महाजनपदों की विशेषताएं क्या थी, एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या थी, एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप भी ऐसे ही मतलब पढ़ोगे ना तो आपको मज़े आएंगे, फिर यहाँ जहाँ से कहीं से क्वेश्चन भी बनाओगे तो अपने आप निकलेंगे आंसर। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। और वर्तमान एरिया पटना गया, ये पहले ही पढ़ चुके, दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, दिमाग में ही आएगा। विशेषताएं देखो, सबसे शक्तिशाली, गंगा गंडक सोन जैसी नदियों के किनारे, भाई गाद बहकर लाती थी, उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी, आई साल खेत के अंदर मिट्टी बदल जाए तो उसका तो कहना ही क्या, किसानों के लिए बल्ले बल्ले। सिंचाई की सुविधा, फसलों की विविधता, भाई फसल पानी है तो विविधता अपने आप आ जाती है। लोहे की मात्रा बहुत थी, कृषि में वृद्धि, दान की अन्य महाजनपदों को अधिक, हाँ धान की अन्य महाजनपदों से ज़्यादा अधिक पैदावार होती थी। सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई। लोहे तांबे की खाने में लोहे और तांबे की खाने थी। अच्छी किस्म की लकड़ी जिससे रथ बनाए जाते थे। देखो मैं 3-4 बार रिपीट करने का मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इसमें मैंने लिख रखा है, हाथियों की अधिकता थी, और फिर एक व्यापारिक श्रेणियाँ होती थी जिनको श्रेष्ठी बोलते थे। अब जहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, सब कुछ ठीक ठाक है, वहाँ पे व्यापार भी होगा। अब भाई व्यापारी वर्ग भी तो जिसको श्रेष्ठी बोलते थे व्यापार करते थे। जब सारे काम सही हैं तो चलेगा वो भी। आहत सिक्कों का प्रचलन बढ़ा, मतलब व्यापार विनिमय को आचा जो ये आहत सिक्के बने ना उसके बाद में व्यापार विनिमय आसान हो गया, फिर पैसे ले दे के काम करने लगे। अब आ जाओ सेकंड अंग, जिसकी राजधानी चंपा और आज का एरिया है भागलपुर। एक वास्तुकार के बारे में पूछते हैं, जो मगध का वास्तुकार था और रहता वो अंग, मतलब अंग महाजनपद में था। इस वास्तुकार का नाम था महागोविंद। ये क्यों अंग का था? ये बाद में अंग को बिंबिसार ने जीत लिया था और फिर मगध में से खूब काम लिया। किससे लिया? वास्तुकार महागोविंद से। पहला जनपद जो मगध ने विजित किया कौन सा? अंग को सबसे पहले विजित किसने किया? मगध ने। अपने में सबसे पहले किसको मिला? अंग को। और अंग सबसे पूर्व में था, यानी कि ईस्ट इंडिया का, ईस्ट भारत का, पूर्वी भारत का सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा है? अंग। और सबसे पहले इसको किसने मिला? मगध ने। इसको कूट पीट के अपने अंदर कर लिया। चलो, सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद। अंग को जीतने के पश्चात मगध का विस्तार प्रारंभ हो गया। भाई 1 से 2 बन गए तो अपने आप होना था, विस्तार तो शुरू हो ही गया। जब कमजोर को अपने में मिला लिया, बेचारा क्या करता है, अंग मगध का ही विस्तार करेगा। देखो अब आगे, सर्वप्रथम उल्लेख अंग का अथर्ववेद में है। चंपा नदी मगध व अंग के बीच सीमा निर्धारित करती थी। चंपा नदी बेचारी क्या करे, सीमा निर्धारित करने से भाई मगध शक्तिशाली था, अंग को अपने आप में मिला लिया। चंपा का एक शासक दधिवाहन जैन धर्म का अनुयायी था। भाई जैन धर्म का अनुयायी था, कौन था ये? चंपा का एक शासक दधिवाहन। अब आ जाओ काशी पर। वाराणसी की राजधानी थी काशी, और विशेषता थी प्रारंभ में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। भाई ये भी था कि काशी आज भी वैसे तो नाम से बहुत शक्तिशाली है, वाराणसी इसकी राजधानी है। एक समय था ये मगध से भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ में था। मगध से ही मतलब मगध से ज़्यादा इसके पास में मतलब ये धनाढ़ था। तो ये इसका क्या कारण हुआ कि ये मगध उत्कर्ष कर गया और ये नीचे दब गया? क्योंकि इसमें योग्य सेनापति की कमी थी।
योग्य उम्मीदवारों के पास काशी का एरिया नहीं गया, बस ऐसे ही राजा प्रजा होते गए, जिससे लोग परेशान थे और ये काशी में दब गया। प्रारंभ में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसका अधिकार कौशल व अंग पर भी था। देखो कितना तगड़ा था, पहले शक्तिशाली था कि इसका अधिकार कौशल और अंग पर भी था। योग्य उत्तराधिकारियों की कमी के कारण मगध के सामने कमजोर हो गया। भाई मगध का जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत टाइट थी और अच्छी भी थी, ठीक थी, योग्य उम्मीदवार थे, लेकिन इनके जो उत्तराधिकारी योग्य नहीं आए। हो गया बस कल्याण। वो बोलते हैं ना कि 100 भेड़ियों पर एक सेनापति अगर शेर हो तो जिता के ले आएगा, लेकिन अगर 100 शेरों पर एक सेनापति भेड़िया हो तो सेना पूरी हार जाएगी। वही बात है भाई। अब देखो वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। विदेह एवं मिथिला भी इसके क्षेत्र थे। इसमें 8 जनपद थे, उनसे मिलकर ये वज्जी महाजनपद बना हुआ था। विशेषताएं, यह 8 गणराज्यों का संघ था। गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए विख्यात, दुनिया का प्रथम गणराज्य था। देखो बोल देते हैं ना कि भाई हमने लोकतंत्र लाया, हमने क्रांति करी, हमने फलाने, जो ये विदेशी लोग कहते हैं ना कि उसमें ये फ्रांस में ये हुआ, उधर लोकतंत्र की स्थापना हुई, ये हुई। सबसे पहले अगर दुनिया में लोकतंत्र था तो वो वज्जी जनपद में था। आप भी याद कर लेना। ये 1947 में तो भारत आज़ाद हुआ है। ये वज्जी महासंघ तो छठी शताब्दी ईसा महाजनपद सॉरी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्य था, मतलब गणतंत्रात्मक राज्य था। ये भी याद रखने की बात है। वैशाली के लिच्छवी, कुंडग्राम के जात्रिक, मिथिला के विदेह, रामग्राम के कोलिये, उग्र, भोग, मौर्य और इक्ष्वाकु, ये 8 जनपद मिलकर वज्जी महाजनपद का निर्माण कर रखा था। भाई वज्जी को बना रखा था इन्होंने। जैन तीर्थंकर महावीर वज्जी गणराज्य के राजकुमारी थे। बुद्ध के समय में अजातशत्रु और वज्जी गणराज्य से बहुत दिन संघर्ष चलता रहा। भाई वज्जी के साथ में मगध की नहीं बनती थी, सीधी सीधी बात है, बुद्ध के समय में। और उस समय कौन थे शासक? अजातशत्रु। अब आगे देखो, गंगा नदी वज्जी और मगध को विभाजित करती है। भाई गंगा नदी है ना, ये मगध को और वज्जी को अलग अलग करती है। चंपा करती थी अंग को और मगध को। हम देखते हैं मल, कुशीनारा के मल और पावापुरी के मल, ऐसे करके बोला जाता है मल महाजनपद को। बुद्ध को विशेषताएं देखो, बुद्ध को कुशीनगर में तथा महावीर स्वामी को पावा में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। दोनों को ही, दोनों जो ये जिन्होंने ये धर्म चलाए थे नए, दोनों का ही मतलब समकालीन है और दोनों का ही मल महाजनपद में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी और क्या पावा में महावीर स्वामी का पावा में, जिनका पावा के मल बोलते हैं, पावा में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को। अब देखो मल अंगुत्तर निकाय में उल्लेख मिलता है। मल नरेश बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब पढ़ते हैं आगे। गांधार, तक्षशिला जिसकी राजधानी है, इसको पुष्कलावती भी बोलते हैं। विशेषताएं क्या थी? भारत से बाहर है, आज भारत से बाहर है तक्षशिला। गांधार ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। तक्षशिला में चाणक्य शिक्षक का काम करते थे और चंद्रगुप्त क्या थे? छात्र थे, यानी कि शिक्षा ग्रहण करते थे अपने गुरु से। तक्षशिला का महत्वपूर्ण केंद्र, बौद्ध केंद्र या अन्य देशों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भी आते थे। भाई तक्षशिला में दूर दूर से देश विदेशों से विद्यार्थी आते थे। जैसे आज भारत के बच्चे कोई डॉक्टरी करने जाता है, कोई कुछ करने जाता है, और एक समय देखो समय कहाँ से कहाँ ले जाता है। एक समय ऐसा था कि हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए भारत से बाहर के लोग आते थे। गांधार शासक अरे क्या है,
पुष्कसारी ने, अच्छा सॉरी, गांधार शासक पुष्कसारी ने अवंती के नरेश चंद्र प्रदोत को हराया था, और दुश्मनी भी होती थी आपस में। अवंती के नरेश चंद्र प्रदोत को हरा दिया था। ये चंद्र प्रदोत क्या था? बिंबिसार का दोस्त था। बिंबिसार के साथ मित्रता अपनाई थी, यानी मैत्री संबंध स्थापित किए थे। किसने करे थे? तक्षशिला के शासक ने। और त्रिआयामी कूटनीति में माहिर था युद्ध, मैत्री, विवाह। यही बिंबिसार करता था, युद्ध या फिर मैत्री या फिर विवाह कर लिया संबंध जोड़ने के लिए और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। ये कूटनीति होती थी राजाओं की ऐसे। आज करके देखो ना इतने विवाह, लोकतंत्र की तो बात ही अलग है। अब आ जाओ भाई कुरु। हस्तिनापुर राजधानी, दिल्ली मेरठ थानेसर का एरिया। कौरव इसमें, पांडव इसमें लड़ाई झगड़ा करते थे और बाढ़ की समस्या रहती थी। कुरु निवासियों की एक विशेषता ये थी कि वह शारीरिक बल और मानसिक बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। भाई आज का एरिया भी है, हरियाणा लगता है, कुछ मेरठ का एरिया है, दिल्ली का है। शारीरिक श्रम और बल तो आज भी है इन लोगों में, ताकत है हरियाणवी लोगों में, और मानसिक बुद्धि के लिए भी प्रसिद्ध है, तो याद रख सकते हो इस बात से। अब आ जाओ सुरसेन। सुरसेन राजधानी मथुरा। विशेषता ये थी कि अवंती पुत्र पहला बुद्ध का शिष्य था ना, वो यहीं का राजकुमार था, अवंती पुत्र। कई यूनानी ग्रंथों में मथुरा तथा सुरसेन का जिक्र मिलता है। भाई यूनानी जो ग्रंथ है ना उनमें इसका जिक्र मिलता है, किसका? सुरसेन और मथुरा का। अवंती पुत्र के माध्यम से बौद्ध धर्म का विकास हुआ। अवंती पुत्र तो भाई राजा था, राजा तो जो कह दे वो, आज मोदी जो कह दे वो तो विकास होना ही है। और एक साधारण लोग कुछ बोले तो कोई सुनेगा ही नहीं, तो वो तो देखो राजा प्रजा महाराजाओं का तो फर्क था ही, तो इसने प्रोग्रेस करी बौद्ध धर्म की। अब आगे पढ़ते हैं वत्स। कौशाम्बी राजधानी, इलाहाबाद का एरिया, आज का इलाहाबाद। विशेषताएं, कौशाम्बी बौद्ध व जैन दोनों धर्मों का प्रमुख केंद्र था। बात इंपॉर्टेंट है भाई। वत्स का प्रमुख वंश पौरव। प्रमुख शासक उद्यान था इसमें। ये वही उद्यान है जो वासवदत्ता के साथ में, अगर सुना हो तो, भास्कृत सौपन वासवदत्ता भास ने लिखी थी। उसमें जो इनकी प्रेम कहानी चली थी कि इनके जो आपस में जैसे ये वत्स का था और अवंतिका जो वासवदत्ता थी वो अवंती की थी, और इनमें आपस में शत्रुता थी और इनके राजकुमारों जो राजकुमारी आपस में प्रेम करने लगे। तो ये कहानी बड़ी अच्छी है और याद भी रह जाएगी। अब पिंडोला नामक बौद्ध भिक्षु को पिंडोला नामक बौद्ध भिक्षु से उद्यन ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, बौद्धि बन गया था भाई उद्यन। भास्कृत सौपन वासवदत्ता की कहानी का उल्लेख मिलता है। वासवदत्ता अवंती नरेश चंड प्रदोत की बेटी थी और वत्स अवंती की घोर शत्रुता थी। दोनों महाजनपदों की शत्रुता थी और बच्चे इनके प्रेम कर रहे थे। अब आ जाओ पांचाल में। अहिछत्तर आधुनिक रुहेलखंड। अहिछत्तर इसकी राजधानी थी। पांचाली यानी कि द्रौपदी का मायका था इधर। विशेषताएं, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्तर और दक्षिण पांचाल की राजधानी कापिल्य थी। महाभारत काल की द्रौपदी पंचाल की राजकुमारी थी। यह जनपद भागीरथी के किनारे अवस्थित था। दोनों भाग भागीरथी के किनारे पे थे। कौन से? अहिछत्तर कौन सी राजधानी थी? उत्तरी। और दक्षिणी कौन सी थी? कापिल्य। और दोनों कहाँ पर थी? भागीरथी के किनारे पर थी। भागीरथी है उत्तराखंड का एरिया, तो आजकल बोलते हैं रुहेलखंड एरिया, वो उत्तराखंड में भागीरथी नदी बहती है, तो इतना याद रखो ये एरिया था। बाकी यूपी में ज़्यादा आता है अभी भी। अब नीचे आ जाओ। कौशल श्रावस्ती जिसकी राजधानी थी अयोध्या या फैजाबाद, फैजाबाद का एरिया है। विशेषताएं, राप्ती नदी के तट पर, चिरावती या राप्ती नदी के तट पर श्रावस्ती नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। श्रावस्ती का जो नगर विन्यास था ना, वो जो नगरें बनती थी वो आधा चांद होता है ना, इस टाइप से नगर का विन्यास मतलब अर्धचंद्राकार था। सदानीरा गोमती नदी, सर्पिका जो सही बोलते हैं, सदानीरा जो गंडक बोलते हैं, सीमा में थी इसके। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक प्रसेनजीत इसी का था, कौशल का। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा वास श्रावस्ती में किया था। किसकी राजधानी है? श्रावस्ती, कौशल की। और सबसे ज्यादा वास महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे किया था? श्रावस्ती में। और कंस मामा भी यहीं के थे, अपने श्री कृष्ण जी के मामा कंस मामा भी कहाँ के थे? कौशल के। चलो आगे बढ़ते हैं। चेदी की राजधानी थी सोथवती, सुक्तिमती और बुंदेलखंड एरिया था। विशेषताएं थी, ऋग्वेद में चेदी का उल्लेख है और चंबल केन नदियों के बीच में स्थित है। और देखो एक पहले भी पढ़ा था अथर्ववेद में अंग का
उल्लेख है। प्रमुख शासक शिशुपाल, वही शिशुपाल जो अपने श्री कृष्ण जी के बुआ के लड़के थे। कहाँ के थे वे? चेती की जून का शीश धड़ से अलग कर दिया सुदर्शन चक्कर चला के। अब आगे नेक्स्ट देखो, अवंती। ये वही अवंती है जो बाहुबली फिल्म की अवंतिका थी। अवंती की इसकी राजधानी थी उज्जैनी और महिष्मती। वही महिष्मती जब बाहुबली था महिष्मती का। दोनों के बीच वेत्रवती नदी बहती थी। विशेषता क्या थी? दोनों के बीच में वेत्रवती नदी बहती थी। मगध के बाद अवंती में ही लोहे की खानें थी। देखो हमने पढ़ा था मगध बहुत ज़्यादा धनाढ़ है, लेकिन लोहा तो अवंती के पास भी है, लेकिन अवंती और चीज़ों में सक्षम नहीं थी मगध की तरह, इसलिए उतना नहीं ग्रोथ कर पाई ये महाजनपद। ये याद रखना जरूरी है। हवेन सांग ने अवंती का जिक्र कई बार अपनी रचनाओं में किया है। हवेन सांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सीयू की। उसके अंदर इसका कई बार जिक्र किया गया है अवंती का। चंड प्रदोत जिनको ठीक करने के लिए बिंबिसार ने जीविक को भेजा था, ये बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। कौन? चंड प्रदोत। ये कहाँ के थे? अवंती के ही थे। और अवंती के वही जो वासवदत्ता थी, उद्यान से प्यार करती थी, वत्स के राजकुमार से प्यार करने लगी थी। ये वही झगड़ा लगड़ा इनका जो चल रहा था वो भी यहीं की थी। बुद्ध अवंती कभी नहीं पहुंच पाए। जो महात्मा बुद्ध जी थे ना, ये हर जगह गए लेकिन अवंती में नहीं पहुंच पाए, यानी कि अवंती नहीं गए अपने जीवन काल में। अब आ जाओ मत्स्य विराटनगर। आजकल का जयपुर राजधानी विराटनगर या उपलब्ध बोलते हैं। विशेषताएं, गायों के पालने के लिए प्रसिद्ध था। महाभारत में भीम ने किच्चक का वध किया। भाई गाय पालते थे मत्स्य में, याद रखो, मछली मत लिख देना, गाय ही पालते थे अपने राजस्थान में। अश्मक, पोतन, पोटली पाटन। भाई इसके कई नाम हैं। इसकी राजधानी के पोतन बोल देते हैं, पोटली पाटन, आप याद रखना। विशेषताएं थी नर्मदा गोदावरी नदियों के बीच में अवस्थित थी। एकमात्र महाजनपद जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अवंती ने बाद में असमक को जीत लिया। भाई अवंती भी कम नहीं थी, असमक को बेचारे को जीत लिया और अपने में मिला लिया। अवंती का क्षेत्र कौन सा है? अवंती का है आज का जो थोड़ा सा एमपी और कर्नाटक। हम नीचे आ जाओ, कंबोज। देखो आ गए हम फिर कंबोज के ऊपर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में घूम के आना पड़ेगा। अब जो वर्तमान भारत है उससे बाहर है कंबोज। हाटक और राजपुर इसकी राजधानी है। सबसे उत्तर में स्थित है ये कंबोज। घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है भाई। और वर्तमान भारत से बाहर पूछ लेते हैं कि वर्तमान भारत से एक गांधार है, एक कंबोज है। अब देखो भाई, मैं भारत में उत्तर में कंबोज पूछ लेना है। अभी महाजनपद कहाँ पे? उत्तर में कंबोज, दक्षिण में असमक, और पूर्व में अंग, और पश्चिम में गांधार। याद रखना, गांधार पाकिस्तान में। द्वितीय नगरीकरण पर निष्कर्ष। भाई द्वितीय नगरीकरण क्यों कहते हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार थोड़ा मोटा मोटा फिर देख लेते हैं। इसमें क्या क्या था, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। महिलाओं की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लोगों की आजीविका बढ़ी, वही खेती बढ़ी, काम बढ़ा तो आजीविका बढ़ी। सिक्कों का चलन बढ़ा, भाई काम बढ़ा तो सिक्के भी चाहिए। व्यापार विनिमय के लिए तो सिक्के भी बनाने लोगों ने शुरू किए। दिमाग चला। जाति प्रथा का प्रचलन। सबसे बेकार बात यहीं से शुरू हुई कि जाति प्रथा शुरू हुई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। इन जातियों में विभाजित हो गए। या तो उत्तर वैदिक काल भी बोल देते हैं इसको, या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का एरिया, या फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मानो। और एक धार्मिक क्रांति। भाई धार्मिक क्रांति तो आई थी, ब्राह्मणवाद से लोग परेशान हो गए थे। जब कुछ परेशानियां होती हैं तो धर्म नए नए बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धार्मिक क्रांति आई थी। भाई दो धर्म बड़े बड़े उठे थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। वो कुछ तो कमी रही होगी हमारे सनातन धर्म में, तभी ये दो धर्मों का जन्म हुआ था। तो हम इसे धार्मिक क्रांति भी कह सकते हैं। वर्ण व्यवस्था का कठोर आचरण, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यज्ञ करने पड़ते थे। वर्ण व्यवस्था का भी कठोर आचरण करने लगे थे। भी जनसाधारण के लिए हर चीज़ें नहीं होती थी। ब्राह्मणवाद का ज़्यादा ही असर होने लगा था। तो इससे क्या होता, जब जनसाधारण परेशान हो जाए तो वो चीज़ तो बदलनी होती है, फिर वो चीज़ अपने आप चेंज आता है। आगे पढ़ते हैं। कृषि में उपज बढ़ी। भाई कृषि में उपज बढ़ी, लोगों के पास आमदनी बढ़ी औरों से ज़्यादा। इसमें मगध में तो
ज़्यादा ही डेवलप हो गया था। तो ये चीज़ें भी आपको बदलने पे फिर मजबूर कर देती हैं, क्योंकि जब दो पैसे आपके पास आ जाते हैं तो आप वैसे ही बदल जाओगे। तो वही बात है। वैदिक धर्म के प्रति तीव्र विरुद्ध प्रतिक्रिया। और वैदिक धर्म के प्रति, क्योंकि इनके जो कड़े नियम कानून थे उनको कुछ कंठस्थ करना पड़ता था, ये करने पड़ते थे, तपना पड़ता था, इन चीज़ों से लोग परेशान हो गए थे। तो एक बुद्धिजीवी वर्ग उठा था, थोड़ा जो पढ़ रहा था, लिख रहा था, ये जो भी भाई ज्ञान, जैसे महात्मा बुद्ध जैसे लोग, तो स्वाभाविक था फिर नियम और ये धर्म उठने। धार्मिक आधार के फलस्वरूप जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय। अब आगे पढ़ते हैं। मगध के वंश। सर्वप्रथम बृहद्रथ राजा के प्रमाण महाभारत में मिलते हैं। देखो भाई, ये नहीं पता कौन वंश था, क्या था, लेकिन एक बार इसमें महाभारत में जिक्र होता है बृहद्रथ का, जो मगध का राजा हुआ करता था। जब कुरु में जिक्र चली थी इसके, जब लड़ाई झगड़ा पांडवों का महाभारत चली थी, तब इसका जिक्र होता है। और इसके जो लिखित में और जो साक्ष्य सहित इसके जो वंश हैं वो ऐसे हैं। पहले हर्यक वंश आया था, फिर शिशु नाग वंश आया था, फिर नंद वंश आया था, फिर मौर्य वंश आया था। मौर्य से आगे हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये देखना कि हर्यक वंश में क्या था, कौन किसने बनाया, ये कौन किसका बेटा था, वो अब देखते हैं मोटा मोटा। संस्थापक था बिंबिसार हर्यक वंश का। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस व जैन साहित्य में श्रेणी कहा गया है। भाई याद देख लेना, पूछ लेते हैं। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगीर गिरिब्रज पहाड़ियों के मध्य स्थित थी। भाई सबसे पहले है ना, बिंबिसार ने ही राजधानी, ये जो राजगीर या गिरिब्रज थी, ये उस समय पाटलिपुत्र नहीं होती थी मगध की, इतना याद रखना। पाटलिपुत्र बाद में बनाएंगे, एक उदयन नाम के राजा हर्यक वंश का ही। मगध के विस्तार के लिए 3 तरह की कूटनीति अपनाई बिंबिसार ने। एक तो विवाह है, कोई शादी करता तो संबंध जोड़ लेता, रिश्तेदार बन जाता। एक मैत्री, भाई ठीक ठाक है, दोस्त बन गया तो वैसे भी विस्तार होना। एक मित्रता पूर्वक व्यवहार कर लेता। और तीसरा था, इन दोनों चीज़ों में नहीं माना तो अपने युद्ध करो और अपने साम्राज्य को बढ़ाओ। ये चीज़ थी बिंबिसार की, विवाह है, मैत्री और युद्ध। अवंती नरेश प्रदोत, ये चंड प्रदोत कई बार पढ़ चुके, जिसको पीलिया की बीमारी हुई थी, तो वो इसका दोस्त था, इसने जीवक को भेजा था। वो कहाँ का था? अवंती का। और गांधार नरेश के दरबार में पुष्कर नरेश, जो पुष्कर नरेश था, मैत्री दूत भेजा, गांधार के पास दोस्ती का फरमान भेजा। तो ये सब उदाहरण बता रखे हैं कि ये ऐसे करके अपने साम्राज्य को बढ़ाता था। महाकौशल से शादी करी। कहाँ की थी महाकौशल? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशल, और महाकौशला है, सॉरी कौशल लिख रखा है। इससे शादी कर ली, वहाँ इनका जीजा बन गया। अब दूसरा लगा लो, चेल्लम्मा। चेल्लम्मा से शादी की। ये कौन थी? ये वज्जी नरेश चेटक की पुत्री थी। वैसे बोलते हैं कि इतिहास में इसके 500 रानियाँ थी, लेकिन कहने सुनने की बात अलग है। ये 2 ही रानियाँ फेमस इसके, महाकौशला से शादी करी, ये कौशल नरेश की प्रसेनजीत की बहन थी। और चेल्लम्मा ये वज्जी नरेश चेटक की पुत्री से शादी करी। ये राजा भी तेज होते थे, इनको पता नहीं राजकुमार नहीं मिलते थे क्या, एक की 4-4 5-5 की शादी कर देते थे। अब देखो, अंग महाजनपद को सबसे पहले मगध का हिस्सा बनाया किसने? बिंबिसार ने सबसे पहले अंग को विजित किया। अब आगे पढ़ते हैं। अजातशत्रु पितृहंता। भाई पितृहंता इसलिए कहते हैं, इसने बिंबिसार का काम तमाम कर दिया। इस शासन और शासक इनके आगे कुछ नहीं, ये पिताजी कर दिया कल्याण, पितृहंता बन गया। उपनाम कुणिक। अवंती महाजनपद के भय से गिरिब्रज को 4 दीवारी या दुर्गीकरण का निर्माण किया। भाई इसको भय ऐसा हो गया था, जो अवंती हैं और महाजनपदों से, तो इन्होंने गिरिब्रज को चौकस कर दिया, बिल्कुल 4 दीवारी बना के। सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजनीतिक महत्व समझ में आया था, इसको समझ में आया था कि यहाँ राजधानी हो सकती है। नदी दुर्ग की संकल्पना को समझ लिया था इसने, लेकिन इसने चेंज नहीं करी थी पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र का बाद में राजा उदयन करता है, इसका बेटा। अजातशत्रु के सिंहासन रूढ़ 8वें वर्ष बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। इंपॉर्टेंट है भाई, बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसके शासन को 8वें वर्ष में हुआ था। सातकर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व माँ कश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। वही सातकर्णी गुफा में, गुफा भी पूछ ली जाती है, सातकर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व
महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। संगीतियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखो, अजात शत्रु के राज्य में महान कूटनीतिकार वत्सकार की सहायता से साम्राज्य विस्तार किया। जैसे भाई मौर्य साम्राज्य में चाणक्य थे, वैसे ही अजात शत्रु के भी ये वत्सकार थे, जो इसकी सहायता से साम्राज्य को बहुत बहुत बढ़ावा मिला था। ये भी काफ़ी समझदार थे। वत्सकार की सहायता से साम्राज्य का विस्तार करने में ये सक्षम रहे, कायम रहे, और इन्होंने बना भी लिया। आगे देखो, वज्जी को मगध में वत्सकार की सहायता से मिलाया था। रथ मुसल पत्थर फेंकने की तोप का इस्तेमाल किया। जब दुनिया बोलती है ना कि भाई बाबर ने सबसे पहले तोपों का निर्माण किया, बिल्कुल गलत। अगर पूछा जाए ना कि सबसे पहले इतिहास में, भारत के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में तोप का, सॉरी